मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम 7वीं कक्षा से संबंधित व्याकरण भाग के अंतर्गत परीक्षाओं के दृष्टि के लिए हो या अध्ययन के दृष्टि के लिए हो, पिछले वीडियो में हमने अपठित गद्यांश का अध्ययन किया था। हमने पहले अपठित गद्यांश का अध्ययन किया है। आज हम अपठित काव्यांश का अध्ययन करेंगे। पठित यानी जो आपने पढ़ा हुआ है, अपठित यानी जिसे आपने नहीं पढ़ा है। वैसे काव्यांश एक कविता होती है, उसकी जो थोड़ा बहुत अंश जो लिया जाता है उसे हम काव्यांश कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अपठित काव्यांश यानी इसका अर्थ है कविता या उसका वह अंश जो कभी पाठ्य पुस्तकों में न पढ़ा गया हो, अपठित काव्यांश कहलाता है। जो आप पाठ्य पुस्तक में इसे नहीं पढ़ते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में ये सिलेबस के लिए नहीं होता है, ऐसी कविताएं चुनकर जो है अपठित के रूप में आपको परीक्षाओं में रखा जाता है। आगे देखिए, अपठित काव्यांश पर भी 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है, एक ऐसा होता है। दूसरा है काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के लिए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। एक तो प्रश्न के उत्तर लिखने भी दे सकते हैं आपको, दूसरा है विकल्प के रूप में, एक प्रश्न के 4 विकल्प वहां पर उत्तर के रूप में दिए जाते हैं। ऐसे भी 2 प्रकार के जो कविता अपठित काव्यांश में आपको प्रश्नोत्तर इस प्रकार आ सकते हैं। इसके कुछ ध्यान देने वाले बातें हैं, उसे हम देखेंगे। जिसे पहला है, सबसे पहले अपठित काव्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। जब अपठित काव्यांश को आप पढ़ने जाते हैं तो पहले उसे 2-3 बार जो है आप ठीक से पढ़ना होता है। इसका मतलब जब कोई काव्यांश को दिया जाता है उसे 2-3 बार तो आपको पढ़कर उसका भावार्थ समझना होता है। दूसरा पॉइंट है, काव्यांश के भाव को अच्छी तरह समझ ले। जो भाव होती है, जो कवि इसमें क्या भावनाएं व्यक्त कर रहा है और किस तरह कल्पना की है, इसकी पूरी जानकारी इसमें आपको होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यही है। तीसरा पॉइंट है, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में, सरल भाषा में तथा छोटे वाक्य में दे। देखिए, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। यदि आप अपने जो सरल वाक्यों में अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं तो भी सही है, लेकिन ज़्यादातर वहीं प्रश्नों के उत्तर होते हैं, उन शब्दों को आपको चुनना पड़ता है, ये आप ध्यान में रखिए। अपठित गद्यांश में वही का आप प्रश्नों के उत्तर वहीं पर जो वाक्य सरल वाक्य लिखते थे, यहाँ पर जो है ये काव्य के कुछ शब्दांश होते हैं, उसे आपको छोड़ना नहीं है। अपने जब आप खुद के प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो तब वहाँ के जो शब्द होते हैं उसे आपको चुनना होता है। उत्तर तो संक्षिप्त में होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए, सभी को समझ में आए, और छोटे वाक्य में होना चाहिए, ना बल्कि बड़े बड़े वाक्यों में होना चाहिए। उसी प्रकार आगे देखेंगे, यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हो तो विकल्पों को ध्यान से पढ़े, उनके अर्थ समझे, फिर सही उत्तर चुने। देखिए, जहाँ तक प्रश्न लिखने के लिए भी उत्तर जो है लिखने के लिए भी आता है, कभी कभी प्रश्न जो है विकल्प के साथ आता है, तो चारों विकल्पों को आपको देखकर उसमें सही जो है उसे आपको चुनना होता है। तो अगला पॉइंट है, यदि काव्यांश का शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखे, किंतु शीर्षक काव्यांश के मूल भाव तथा उसके उद्देश्य को प्रकट करने वाला हो। देखिए, आपको जो प्रश्न ऐसे भी पूछते हैं कि जो अंतिम प्रश्न होता है
काव्यांश का शीर्षक, इस कविता का जो है सही शीर्षक क्या है आपको लिखने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर शीर्षक लिखते समय जो मूल भाव को उसमें होना चाहिए, जो मूल उद्देश्य है या मूल भाव है उसमें आपको समझकर जो है इस कविता का शीर्षक जो आपको लिखना पड़ता है। ये आप ध्यान दीजिए। पहले तो प्रश्न आप खुद के उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन काव्यांश के जो शब्दार्थ हैं उसे नहीं छोड़ना है। उसके साथ साथ शीर्षक जो है मूल भाव और उद्देश्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रश्नों के उत्तर सही तथा स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर सही भी होना चाहिए और स्पष्ट भी होना चाहिए। आज स्पष्ट लिखा लेकिन सही नहीं है तो उत्तर ये गलत हो जाता है, इसीलिए। अगला है फिर प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखने चाहिए। देखिए लिखते समय आपको यह ध्यान में रखना है, मैं वही बता रहा हूँ, वहाँ के कुछ शब्द होते हैं कविता में, जो शब्द होते हैं, जो वर्णातीत शब्द होते हैं, उसे आपको नहीं छोड़ना है। आप भाषा अपनी भाषा में लिखते हो भले ही, लेकिन वहाँ के जो कुछ शब्द हैं उसे आपको लेकर लिखना पड़ता है। ये ध्यान देने वाली बात है। आगे देखेंगे अक्षर विद्यार्थी इस प्रश्न में कम अंक ले पाते हैं। क्यों? गद्यांश जो है पठित आप पढ़ते हैं कहानी के रूप में होता है, प्रश्नों के उत्तर वही होते हैं, आप अंक आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन काव्यांश में ऐसा नहीं होता है। किस लिए देखेंगे अब। इसके कारण है, जैसे देखिए यहाँ पर कविता का भावार्थ समझ में ना आना, तो इसीलिए 3-4 बार आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है। दूसरा है कविता में कुछ मुश्किल शब्दों का होना। देखिए इसीलिए शब्द भंडार जो है, शब्दार्थ के शब्द भंडार जो है आप में जो है पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुश्किल शब्द कभी कभी समझ में नहीं आते हैं कविता का। ठीक है। काव्यांश को 2-3 बार न पढ़ना। देखिए कोई ऐसे होते हैं कि जो छात्र प्रश्न को पढ़ने के बाद यहाँ ही उत्तर है ऐसे देखकर उसे प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन 2-3 बार तो आपको पढ़ना ही होता है। पढ़ने में रुचि न रखना। देखिए जो कविता को ठीक सटीक ढंग से पढ़ना भी एक कला होता है, इसीलिए उसमें रुचि नहीं होना ये भी कारण हो सकता है। काव्यांश के प्रश्नों का अभ्यास न करना। इसीलिए जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको उसमें प्रबलता या प्रभुत्व उसमें आप हासिल कर सकते हैं। तो अभ्यास ये एक अच्छा मार्ग है, यह कारण हो सकते हैं। आगे हम अपठित पद्यांश के बारे में कविता क्या है, तो 2 बातें हैं आपको ध्यान में रखना है। कविता को सामान्य रूप से जाने तो कविता के 2 अर्थ होते हैं, सामान्य अर्थ या कहे वो अर्थ जो सीधे सीधे समझ आता है। कविता भी ऐसे होते हैं, कुछ कविताएं सीधे सीधे आपको उसका भावार्थ समझ में आ जाता है, और दूसरा होता है भावार्थ। भावार्थ जानना ही कविता को समझना होता है। इसीलिए कोई भी कविता है उसका मूल जो भावार्थ है, मूल उद्देश्य को आपको जानना ही है। भावार्थ कविता का छुपा हुआ अर्थ होता है, इसीलिए कविता जो है उसका भावार्थ यह उसमें छिपा हुआ अर्थ होता है। यही आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम देखिए कविता अपठित काव्यांश को मैंने एक ही कविता ली है, लेकिन बहुत जो थोड़ा बहुत 4-5 पन्नों का है, इसीलिए आप ध्यान से सुनिए और उसके संबंधित प्रश्न मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, तो ये ध्यान में रखिए। थोड़ा बहुत मैंने क्या किया है आपके लिए, अच्छा वाला कविता छोटा, तो आपको प्रश्नोत्तर जो हैं या आपके परीक्षाओं में आ जाते हैं, थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो, इसीलिए थोड़ा बड़ा वाला मैं पद्य लिया है, काव्यांश को लिया है। तो अब हम काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। अपठित काव्यांश पहला उदाहरण है, जैसे यहाँ पर देखिए मैं पढ़ता जाऊंगा, आप सुनते जाइए। मैंने चुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे,
रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पावड़े छिपाकर बिछाकर मैं अबोध था। मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। आगे देखेंगे कविता किस प्रकार बढ़ती है। अर्धसती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, सर्दे मुस्काई, सीसी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। औ जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। मैंने कौतूहल वश आंगन के कोने की गीली तय को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भू के अंचल में मणि मानिका बांध दिए हो। आगे कविता इस प्रकार बढ़ती है, बहुत ही सुंदर कविता है। मैं फिर भूल गया इस घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। आगे कविता इस प्रकार बढ़ती है। निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोए। बेले फैले गई बल खा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे भरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं आवक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। आगे कविता। रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। इससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो यहाँ पर कविता के माध्यम से देखिए, यहाँ पर जैसे आप बोएंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो कविता का सार यही है कि आप उसने पैसे बोए तो पैसे नहीं आए। इसका मतलब यही है कि इस कविता में आप लोगों के साथ कैसे बर्ताव करेंगे, किस तरह आपका स्वभाव दूसरों के साथ जुड़ेगा, इसी से यहाँ पर आप कैसे बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये यहाँ पर आपको इस कविता का भावार्थ, मूल भावार्थ इसी प्रकार है। जो जैसे बोएंगे वैसे आपको फल जो है मिलेगा। इसके संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हम अभी हल करेंगे। कवि ने बचपन में क्या सोचकर धरती में पैसे बोए थे, तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार भी लिखना होता है। कवि ने बचपन में यह सोचकर पैसे बोए थे कि धरती से पैसों का पेड़
आएगा और वह बहुत अमीर सेठ बन जाएगा। तो कवि ने बचपन में यह सोचकर धरती में पैसे बोए थे कि धरती से पैसों का पेड़ उग जाएगा और वह बहुत अमीर सेठ बन जाएगा। इस प्रकार प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, मानवता की सुनहली फसल के आने से कवि का क्या अभिप्राय है। तो प्रश्न को ठीक से समझना है, उसके बाद उत्तर की ओर बढ़ेंगे। इस कथन के माध्यम से कवि एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां मानव में परस्पर प्रेम भाव हो, सभी समान हो तथा सभी परिश्रमी हो। इस तरह जो है प्रश्नों को ठीक से पढ़कर जो पद्यांश को या काव्यांश को 2-3 बार पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखना होता है। अगला प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश दे रहा है। यहाँ पर दे रहे हैं भी लिख सकते हैं, क्या दे रहे हैं संदेश। तो उत्तर होगा इस कविता के माध्यम से। इसका मतलब यही है कि आपको पूरा जो कविता है उसका मूल भावार्थ आपको समझना होता है। 2-3 बार आपको ठीक से पढ़ना है, तभी इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने जैसा बोएगे वैसा पाओगे का संदेश दिया है। कवि ने पैसे बोए तो कुछ नहीं मिला, परंतु सेम के बीज बोने से फल मिला। इसीलिए वह मानव को सदा अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। इस तरह आपको जो है पूरा इसमें मूल उद्देश्य जो है इसमें लिखने का जो प्रयास किया गया है, ऐसे आपको भी जो प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करना होता है। अगला प्रश्न है, इस कविता का उचित शीर्षक लिखिए। ऐसे अक्सर प्रश्न जो हैं हर एक परीक्षाओं में जब भी अपठित काव्यांश को दिया जाता है, ऐसे प्रश्न अंतिम जो प्रश्न होते हैं ऐसे ही जो है यह प्रश्न आपको आएगा ही, जरूर आएगा। ठीक है, इस कविता का उचित शीर्षक लिखिए। ऐसे कहने पर आपको यहाँ पर जो है पूरी कविता को पढ़कर तब आप इसका प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने शीर्षक दिया है, जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इस प्रकार आपको मैंने एक अच्छी सुंदर कविता जो है एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर आपको दिखाया। उसके साथ साथ इनके संबंधित कुछ प्रश्न भी यहाँ पर मैंने दिखाए, प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखने हैं। तो आज हमने अपठित काव्यांश किसे कहते हैं, ध्यान देने वाली बातों पर विस्तृत अध्ययन किया। उसके साथ साथ एक अपठित काव्यांश का उदाहरण देखा और प्रश्नोत्तर को भी हमने किस प्रकार लिखना है, उसमें क्या क्या ध्यान आपको देना होता है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया। तो आप सभी अपने घर में जो है सुरक्षित रहिए और आपका जो जीवन है वह सफल हो जाएगा। हम आज तो अपठित काव्यांश का अध्ययन किया। अगले वीडियो में मैं अगला अध्याय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।